रूस में जोरदार आतिशबाजी की तस्वीरें सामने आई हैं। ऐसे समय पर जब युद्ध को 1 साल पूरे हो रहे हैं तो रशिया में फायरवर्क्स देखे गए हैं। ये बड़ी खबर है। आतिशबाजी से पूरा शहर जगमगा उठा है। युद्ध के 1 साल पूरे होने पर आतिशबाजी हुई है। रूस के कई शहरों में शानदार आतिशबाजी की तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। ये मैसेज क्या देने की कोशिश की जा रही है, इसको भी समझने की कोशिश हम करेंगे गौरव। बिल्कुल, तो क्या ये सेलिब्रेशन है रूस में 1 साल पूरा होने के बाद? क्या रूस ये मानता है कि उसकी जीत हुई है, उसने कुछ हासिल किया है? आइए जल्दी से अपने मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ जो एक्सपर्ट पैनल है, हमारे साथ बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट हमारे जो है इस वक्त एयर कमांडर एसपी सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं एज डिफेंस एनालिस्ट। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर सर हैं, वो लगातार आपको रूस यूक्रेन वॉर से जुड़ी बातें बताते रहे हैं, एनालिसिस करते रहे। सर आपका भी बहुत स्वागत है। मेरे राइट साइड सुमित कुमार झा आपको दिख रहे हैं, फॉरेन एक्सपर्ट, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट, विदेश मामलों के जानकार हैं। और मेरे साथ इस वक्त मेजर जनरल वी के दत्ता मेरे एक्सट्रीम राइट इस वक्त वहां पर हैं। और इसके अलावा कुछ और हमारे सहयोगी भी हैं जो प्रतिमा आपको बताएंगी। बिल्कुल, मनीष झा इस वक्त पहुंच गए बाखमुत, वही जहां पर सबसे ज्यादा भीषण युद्ध देखा गया है। बिना वक्त गवाए सबसे पहले मनीष झा का ही रुख कर लेते हैं। मनीष, बाखमुत की जंग हमने देखी किस तरीके से दिन प्रतिदिन भीषण होती गई। अब जब 1 साल पूरा हो गया इस युद्ध का तो किस तरीके की तस्वीरें, क्या अपडेट? बिल्कुल प्रतिमा, देखिए सबसे पहले तो 1 साल के मौके पर मुझे याद आता है कि 20 साल तक अमेरिका तालिबान से लड़ता रहा और आखिर में तालिबान को गद्दी सौंप कर अफगानिस्तान से भागा। लेकिन यहाँ पर 30 देशों के साथ मिलकर रूस का से मुकाबला कर रहा है और तब नैरेटिव बनाया जा रहा है कि पुतिन जंग हार गए। आज की तारीख में हकीकत ये है, खास करके डोनेत्स्क और बाखमुत के बीच में मौजूद होकर मैं कह सकता हूँ कि आज की तारीख में हकीकत ये है कि अभी भी यूक्रेन के 1/3 जमीन पर रूस का कब्जा है और बाखमुत में चारों तरफ से रूसी सेना ने घेर रखा है। यहाँ पर लड़ाई इस तरह से हो रही है कि मैं जैसे आपको यहाँ खड़ा हूँ और मेरे पीछे वाला जो स्ट्रीट है वहाँ पर दोनों देशों की सेनाएं लड़ रही है। इस तरह से क्लोज फाइटिंग हो रही है और एक बार बाखमुत निकलने के बाद आप समझिए कि लगातार जो रूसी कब्जे वाला, नियंत्रण वाला जो हिस्सा है वो और अधिक बढ़ता जाएगा। तो बाखमुत और स्लोवियांस्क के बाद शायद जेलेंस्की के पास कुछ कहने को बचे या ना बचे, क्योंकि जब वो लेकिन मनीष बाखमुत कह रहे हैं वो जगह है जहां पर अभी ये वॉर सबसे ज्यादा भीषण छिड़ी हुई है। डोनेत्स्क और बाखमुत यही वो इलाका है जहां पर रूस और यूक्रेन एक दूसरे के सामने एकदम बहुत ज्यादा भीषण लड़ाई लड़ रहे हैं। और अभी एक खबर आई कि बाखमुत में हर रोज 500 यूक्रेनी सैनिक मारे जा रहे हैं। ये रूस का दावा कितना सच है? आप तो ग्राउंड जीरो पर है, जरा बताइए हमारे व्यूअर्स को। देखिए, कमोबेश ये सच है, क्योंकि बाखमुत के आसपास रहने वाले तमाम लोगों से मैं बात कर रहा हूँ। जो लोग इस वॉर में अंदर जाकर देख रहे हैं उनका कहना यह है कि कुछ ऐसी टेरिटरी बन गई है, कुछ ऐसे स्ट्रीट बन गए हैं बाखमुत में जहाँ पर तो ये कहा जा रहा है कि वो वैली ऑफ डेथ बन गई है। यानी वहाँ सैनिक आ रहे हैं और मर रहे हैं और वहाँ लाशों का अंबार बचा हुआ है। और ऐसी स्थिति में लगातार वहाँ पर दोनों, हालांकि ऐसा नहीं है कि रूस के सैनिक नहीं मारे जा रहे हैं, मैं अगर आपको कहूँ ऑनेस्टली दोनों तरफ से लोग काफ़ी संख्या में बाखमुत में मारे जा रहे हैं। और उसका रीज़न ये है कि दोनों देशों की सेनाओं ने अपनी पूरी ताकत बाखमुत में झोंक रखी है। उधर से भी यूक्रेन ने भी झोंक रखी है, क्योंकि उन्हें पता है कि एक बार वो अगर बाखमुत से उखड़ गए तो आप मैप में देखेंगे कि फिर लगभग 3-4 हज़ार एकड़ का जो लैंड है वहाँ पर छिपने के लिए कोई जगह नहीं है। फिर उन्हें वहाँ से सीधे पीछे स्लोवियांस्क तक भागना होगा और इसीलिए बाखमुत उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, पूरी ताकत लगाई हुई है। और आपने सही कहा, देखिए डोनेत्स्क में हालत ये हुई कि कल जैसे ही हम पहुँचे, मेरे पहुँचने से ठीक आधे घंटे पहले अमेरिकन हाईमार्स यहाँ हमला हुआ, जिसमें 2 सिविलियन, 4 मेडिक्स मारे गए और 10 फायर ब्रिगेड के लोग घायल हो गए। तो हो क्या रहा है कि एक जगह पर हमला होता है और वहाँ पर जैसे ही मेडिकल स्टाफ मदद के लिए पहुँचते हैं, फिर सेकेंड राउंड का हमला होता है जिससे मेडिकल स्टाफ, फायर ब्रिगेड, ऐसे लोग मारे जा रहे हैं। तो मतलब आप ये समझिए कि मुझे कहा गया कि अगर कहीं रॉकेट का हमला हो तो तुरंत रिपोर्टिंग के लिए वहाँ नहीं पहुँचना है, क्योंकि जैसे भूकंप दोबारा से आती है वैसे ही दोबारा से रॉकेट आ सकते हैं। इस तरह के हालात यहाँ ग्राउंड जीरो पर हैं। जी जी बिल्कुल, देखिए मनीष जिस तरीके के अपडेट दे रहे हैं राजन कोचर सर, लेकिन हमने तस्वीरें वो भी दिखाई जब 1 साल पूरे हो रहे हैं युद्ध को, तो यूक्रेन कह रहा है कि हम अभी भी मजबूती के साथ खड़े हैं और वहीं पर आतिशबाजी जो है वो रूस कर रहा है। आप किस तरीके से आकलन करते हैं 1 साल बाद दोनों देश कहाँ खड़े दिखाई देते हैं आपको 1 साल बाद? देखिए, लड़ाई में दे आर नो विनर्स और इस लड़ाई में ये चीज़ बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने आई है कि ना तो रशिया विनर रहा है और ना यूक्रेन।
पर जो मैं ये इसको देखता हूँ, अभी यूक्रेन की हालत थोड़ी पतली होती जा रही है क्योंकि उसका एमुनिशन ख़त्म हो रहा है और कब तक नेटो और यूनाइटेड स्टेट्स इसको सपोर्ट करते रहेंगे। ऑलरेडी $100 बिलियन का एड यूक्रेन को मिल चुका है जी। और अभी इसको बाइडेन ने $460 बिलियन और अनाउंस किए हैं। और जो इकोनॉमी है यूनाइटेड स्टेट्स की, उसका जो ग्रोथ रेट अगर आप देखेंगे वो 1.1% प्रिडिक्ट हुआ है और यूरोपियन यूनियन का 1.6%। तो आने वाले वक्त में तो मुझे नहीं लगता कि ये देश यूक्रेन को इतना सपोर्ट कर पाएंगे और इसीलिए जो ये सोफिस्टिकेटेड और ये जो लॉन्ग रेंज वेपन्स आ रहे हैं यूक्रेन के पास, रशिया चाहता है कि इस वेपन्स के आने से पहले ठीक है। ही ये अपनी लड़ाई में एक ऐसा मोड़ लेके आएगा कि यूक्रेन को नेगोशिएशन टेबल पे आना पड़ेगा ठीक है। और एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से डिक्टेट करेगा फिर वो अपनी नेगोशिएशन। ठीक है। तो और इसलिए और आप और और कब बागमत तक में आप देख लें किसी जो हो रहा है। दूसरे के कंधे पर बैठकर कोई जंग लड़ सकते हैं? क्या यूक्रेन के साथ यही हो रहा है कि वो अपने ताकत पर नहीं बल्कि दूसरे देशों की ताकत पर, रूस जैसे ताकतवर मुल्क से यहां पर लड़ाई लड़ रहा है? और ये कब तक उसको सैन्य मदद मिलेगी और किस कॉस्ट पर?